तो तुम्हारा स्वागत है बिली बैट के पार्ट 3 में। आशा है कि तुम्हें दूसरा पार्ट सही समझ में आ गया होगा और अब इस वाले पार्ट में ना बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, जैसे तुम्हें अब स्टोरी काफी अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। और हाँ, इस पार्ट में हम कवर करेंगे चैप्टर 62 से लेकर 93 तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को हाइप करो, लाइक करो और कमेंट करो। कर दिया? स्टार्ट करते हैं। यार रीकैप क्या ही करूं। नाओगी अरासावाकी मांगास रीकैप नहीं हो पाती। रीकैप करने के लिए भी तुम्हें पूरा पार्ट देखना पड़ेगा, तो यहीं पे लिंक आ रहा होगा दूसरे पार्ट का, वो जाकर देखो और फिर आना। बिली बैट पार्ट 3। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ महीने बीत चुके हैं। कैनेडी को मरे हुए भी अब काफी वक्त हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि वही गोल्डन कोला के जो ओनर है टोनी गुडमैन, उनके घर आता है केविन यामागाटा उनसे मिलने के लिए। और उसे देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि पहला वो उसके बहुत बड़े फैन है और दूसरा उसने कैनेडी वाले हादसे में उनके बेटे केविन की जान बचाई थी। अब वो अंदर बैठ के बातें कर रहे थे और तभी हमें केविन भी दिखाया जाता है, जो अभी थोड़ा बड़ा हो गया था। अब इसके बाद वो सब बैठकर आराम से डिनर कर रहे थे और फिर वो कैनेडी के केस पर बात करने लगते हैं। एंड तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैनेडी जब मरता है उसके 2 दिन बाद ही ऑसवर्ल्ड को पुलिस कस्टडी में ले जा रही थी। और तभी बीच रास्ते में एक बंदा जिसका नाम था जैक रूबी, वो उसे गोली मार कर मार देता है। एंड ऐसा असलियत में हुआ था। जैक रूबी, जो कि एक बार का ओनर था, उसने किसी और के कहने पर ऑसवर्ल्ड को नहीं मारा था, बल्कि उसने अपने मन से उसे मारा था। क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि प्रेसिडेंट कैनेडी को डैलस में लोग इतना पसंद नहीं करते थे, तो बस वो इसी बात को साबित करने के लिए ऑसवर्ल्ड को मारता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं जो उन्हें पसंद करते थे। मतलब रिपोर्ट्स में तो यही लिखा हुआ है, बाकी और कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी क्या पता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो जैसे इस कहानी में कुरुस था, ऐसी असली लाइफ में कोई और बंदा हो जिसने एक्चुअली में कैनेडी को मरवाया हो और बस वो अपने आप को बचाने के लिए ऑसवर्ल्ड को यही मरवा रहा था, ताकि ये फिर केस आगे पहुंचे ही नहीं और ऑसवर्ल्ड ही गुनहगार साबित हो जाए। अब इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि डायना कहती है कि इन्हें हम वो गिफ्ट तो दो जो हम देने वाले थे। एंड फिर टोनी उसे जापान की ट्रिप का एक तोहफा देता है, जो वो वैसे भी चला रहा था अपना गोल्डन कोला में, कि जो भी 10 बोतल के ढक्कन इकट्ठे करेगा उस लकी विनर को ये इनाम मिलेगा। हो गया था कि वैसे भी आप जैपनीज हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप एक बार अपने घर भी उगाओगे। तभी केविन को याद आता है कि पिछली बार जब वो जापान गया था तब उसके साथ क्या क्या कांड हुए थे। अब इसके बाद टोनी और डायना केविन से कहते हैं कि उनका जो बेटा है केविन, वो अपने कमरे में ही बैठा बस ड्राइंग्स वगैरह बनाता रहता है, आप थोड़ा उसे समझाओगे तो शायद वो आपकी बात मान ले। और फिर केविन उनकी बात मानता है और उससे मिलने के लिए जाता है। और तभी वो देखता है उसकी ड्राइंग्स को, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें उसने कैनेडी को शॉट होते हुए एक ड्राइंग बना रखी थी और बिली बैट की भी। अब वो उसे पूछता है कि ये तुमने कहाँ से बनाया। तभी वो देखता है तो वहाँ एक निंजा और क्या स्क्रोल की भी ड्राइंग थी। फिर छोटा केविन कहता है कि बिली ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कहूँ कि आप जल्दी ही जापान जाकर इस स्क्रोल को ढूंढो, और अगर आप नहीं जा रहे हो तो इस बच्चे को वहां पर भेजो। अब इधर से हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो जैकी थी, वो अपने घर में बैठी हुई थी और वो कुछ महीनों से ना अपने कॉलेज भी नहीं गई थी डर के मारे, क्योंकि वो भी एक सस्पेक्ट थी कैनेडी के मर्डर पर। और जिन्होंने उसे मारा था, कुरुस वगैरह के बंदे, उन्होंने उसे देख भी लिया था। और न्यूज में भी चल रहा था कि काफी सारे बंदे जो भी कैनेडी के केस को स्टडी कर रहे थे, वो एक के बाद एक मारे जा रहे थे। देखा, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। और ये सच में हुई थी चीजें। अब उसके पापा उसे डांट कर उसे फिर कॉलेज भेजते हैं और वो डर डर के कॉलेज जाती है। और फिर उसका जो प्रोफेसर था वो उसे बुलाता है और उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम याजीरो पर एक प्रोजेक्ट बनाओगी और मैंने तुम्हारी स्पिरिट को देखा, तुम काफी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकती हो, इस पर तुम्हें काफी नॉलेज भी है। और अच्छा प्रोजेक्ट अगर तुम्हें बनाना ही है तो तुम्हें मेरे हिसाब से जापान जाना चाहिए, फील्ड वर्क में अच्छे से रिसर्च हो पाएगी। और यही चीज थी जो बिली भी उससे कह रहा था कि तुम जापान जाओ केविन के साथ और वो स्क्रोल ढूंढो। अभी तरह में रात में दिखाया जाता है मोमोची, जैकी का बाप, जो कि टैक्सी चला रहा था और पता है उसका आज पैसेंजर कौन था? कुरुस, जो कि एक्चुअली में उसकी बेटी को मारना चाह रहा था। अब वो दोनों ऐसी बातचीत कर रहे थे और तभी उसके कुछ पूछने पर मोमोची बताता है कि मैं मोमोची क्लैन से हूँ। एंड पता है जापान में ऐसी खबर भी फैली हुई है कि एक एंशिएंट स्क्रोल है जो हिस्ट्री चेंज कर सकता है और उसे एक निंजा ने कहीं गाड़ दिया, पर पता नहीं ये
बात कितनी सच्ची और झूठी है। कुरुस गाड़ी से उतर रहा होता है और वो कहता है वैसे आपको एक बार जाना चाहिए जापान, और हाँ आप अपनी बेटी का ख्याल रखना। मोमोची आगे निकलता है, तभी उसे याद आता है यार मैंने इसे अपनी बेटी के बारे में तो बताया नहीं, इसे कैसे पता चल गया। अब इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं तो मोमोची ने वो जो गोल्डन कोला के साथ वो लकी प्राइज था जापान जाने की ट्रिप वो जीत ली थी, और फिर वो जाकर ये खबर अपनी बेटी को भी सुनाता है और बोलता है अब हम जापान जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ये लकी विनर बनाने में कुरुस का भी हाथ है, क्योंकि वो चाह रहा है कि ये जाए जापान। मे भी हो सकता है कि ये भी बैट को देखता हूँ। अब हमें दोबारा से पास्ट में दिखाया जाता है फ्रांसिस्को डी जेवियर जो कि बैठा हुआ था एक नाव में, और उसके साथ था उसका डिसाइपल याजीरो। अब वो एक सर्कल बनाता तो याजीरो उससे पूछता है कि ये क्या है, फिर वो बोलता है इट्स अ मून, और फिर वो उसे ये भी बताता है कि फ्यूचर में एक फ्लाइंग शिप बनाई जाएगी जिसके पीछे से फ्लेम्स ही निकलेंगी और वो मून तक जाएगी इंसान को लेकर। अब ये सब याजीरो को तो अजीब लग रहा था सुनने में, पर जहां तक है बिली ने उसे तभी बता दिया होगा कि आगे फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। एंड तभी वो पीछे मुड़ता है एंड कहता है वैसे अभी तो केविन को जापान जाना चाहिए। एंड तभी केविन अपने सपने से बाहर आता है। हम देखते हैं तो वो वही वाला पैनल बना रहा था याजीरो और जेवियर का, और उसने एक बोट भी बना रखी थी। अब इसके बाद केविन जाता है अपने फुजियामा पब्लिशर के पास और उन्हें अपनी एक नई कॉमिक देता है पब्लिश करने के लिए, जो कि इस बार कॉमेडी थी। अब तभी वो उसे एक लेटर देते हैं जो इंस्पेक्टर स्मिथ उसे काफी पहले देकर गया था, बट अब जाकर केविन को वो मिला था। उसमें स्मिथ कहता है कि मुझे नहीं पता है तुम्हें ये लेटर कब मिले और तब तक मैं जिंदा हूँ भी या ना हूँ, बट हाँ मैं तुम्हें इतना बता दूं, एक तो वो अपना इंस्पेक्टर फिनी है जो कि स्क्रोल के पीछे पड़ा हुआ है, आई डोंट नो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। एंड दूसरा है कुरुस जो कि एक हिटमैन है और उसका भी मुझे नहीं पता वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। और जब भी तुम्हें ये लेटर मिला है तो तुम याद रखना कि तुम्हें जापान जाना है टू फाइंड दैट स्क्रोल, क्योंकि अगर किसी और के वो हाथ लग गया तो तबाही मच सकती है। एंड उसने नीचे ये भी लिखा था कि डू नॉट स्टैंड क्लोज टू द विंडो, एंड तभी वो हट जाता है विंडो से। हम देखते हैं कि एक्चुअली में बाहर कुछ बंदे उस पर नजर रख रहे थे। अब हमें लॉस एंजलिस एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ जैकी और उसका बाप और यहाँ तक कि केविन भी जा रहे थे जापान के लिए। तो कोइंसिडेंटली ये तीनों के दिनों जापान जा रहे थे साथ में और इन्हें पता भी नहीं था। अब हमें दिखाया जाता है कि ओसाका में अभी एक बंदा आया हुआ है, वो भी बिली लैंड की तरफ से, जैसे चक कल्किन ने भेजा है जापान में भी एक बिली लैंड बनाने के लिए, तो वो बस उसी सिलसिले में आया था वहाँ की जमीन खरीदने के लिए। बट एक्चुअली में ना ये इस काम के साथ साथ वो एक और काम के लिए आया था और वो था स्क्रोल ढूंढने, और इस बंदे का नाम है हेनरी चार्ल्स डिवाई। अब उसे ये तो पता है कि जो स्क्रोल है वो रेल रोड की तरफ वाले ही एरिया में कहीं घुसा हुआ है, जिसकी वजह से पहले शिनोमिया को भी मारा गया था। अब वो प्रॉपर्टी डीलर से पूछता है कि इधर वाले एरिया का क्या नाम है, वो बताता है कि ये है कामोरी विलेज, एंड वो समझ जाता है कि यही कहीं स्क्रोल है इसी गांव में। एंड हमें फिर यहीं से हम पीछे के वक्त में जाते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है केंचन, जिसका असली नाम है कानबे। अब मोमोची आकर उससे स्क्रोल मांगता है, एंड जब वो देखता है कि उसके पीछे बैट की छाया है तो वो वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि कानबे जहाँ पर रह रहा था उसके साइड में ही उसने कुछ बुद्धा के स्टैचूज भी बनाए थे। एंड तभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो वहाँ स्टैचूज के सामने ही आ गया था हेनरी, यानी कि वो पहुंच चुका है उस विलेज। अब वो जाता है कामोरी विलेज के मेयर से मिलने एंड कहता है कि मुझे आपका पूरा विलेज खरीदना है क्योंकि हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनाना है। बट अब क्या है ना कि वो जमीन एक तो दो चीजों के लिए ले रहा है, बिली लैंड तो बनाएगा ही, पर जब उनकी वो पूरी जमीन हो जाएगी तो वो आराम से खुदाई करके वो स्क्रोल ढूंढ सकते हैं कि वो वहां पर कहां पर छुपा हुआ है। अब जो मेयर था ना वो उसे मना कर देता अपना विलेज बेचने से। वो कहता है कि हम इस गांव में बहुत सालों से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज तक यहाँ पर रहे हैं, हम इसे ऐसे ही नहीं बेच सकते। एंड फिर जो हेनरी था वो चला जाता है। अब तभी हमें उसी रात दिखाया जाता है कि जो वो मेयर था उसे किसी ने पेड़ से लटका कर दिया था, और जहां तक ये काम हेनरी गई था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैकी, उसका बाप और केविन तीनों के तीनों एयरप्लेन में थे। और तभी जैकी का बाप उसे कहता है कि तुम जाकर जल्दी से केविन का ऑटोग्राफ लेकर आओ, तुम एक बच्ची हो तो शायद वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। एंड फिर वो जाती है उनसे ऑटोग्राफ लेने एंड वो आराम से दे भी देता है। अब जैकी उसकी साइड वाली सीट पर बैठी हुई थी एंड फिर वो कहती है कि मैं एक्चुअली मैं आपको ढूंढने के लिए भी आई थी डैलस में, एंड पता है वहां पर ऑसवर्ल्ड भी थे जो कि आपको ढूंढ रहे थे। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि ये ऑसवर्ल्ड को कैसे जानती है, लेकिन तभी वहां साइड में जो बैठा हुआ था वो सीट वाला बंदा आ जाता है और जैकी वहां से चली जाती है। लेकिन अब केविन की नजर उसी पर थी। अब इधर से फिर से हमें दिखाया जाता है कामोरी विलेज जहाँ पर उनका एक काफी बूढ़ा बंदा था जिसे वो एल्डर बोलते थे। तो अब हेनरी सोचता है कि अब इसके पास जाकर इसकी परमिशन ले लेता हूँ, शायद ये विलेज की जमीन बेच दे, लेकिन वो भी मना कर देता है। एंड इसलिए फिर वो उसे नदी में डुबा कर मार देता है और उसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखाता है। अब उस विलेज के लोग भी काफी परेशान थे कि यार उनके
विलेज में ये एक के बाद एक ये हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि ये जो हेनरी है ये बिली बैट के जो स्टिकर्स थे ना वो भी बच्चों में बांट रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो रियल चक था वो फेक चक को दिखाता है अपनी बिली बैट की आगे की स्टोरी के लिए कॉन्सेप्ट, जिसमें वो आगे टाइम मशीन वाला कॉन्सेप्ट डालने वाला था जो कि फेक चक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिर चक उसे बताता है कि ये कितना फैसिनेटिंग आइडिया है एंड देन फिर उसे एग्जांपल भी देता है कि अगर हम वन डायमेंशनल देखें ना तो वो होता है एक पॉइंट से दूसरी तरफ को अगर तुमने लाइन खींच दी That is one dimensional. टू डायमेंशनल सोचो कि मैं 1000 सोल्जर बनाऊं जिनके हाथों में गन हो, तो वो एक्चुअली में मेरे जैसे 3D डायमेंशनल वाले बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं उनके ऊपर से निकल जाऊंगा। अब वहीं हम 4 डायमेंशनल की बात करें ना तो वो क्या होता है कि जब हम 3 डायमेंशनल चीजों में टाइम का कॉन्सेप्ट भी डाल दे एंड दैट्स व्हाट अ टाइम मशीन डू। अभी समझो 2D डायमेंशनल के जो सोल्जर्स होते हैं वो हम जैसे 3D डायमेंशनल वाले बंदों को कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अब जैसे 3D के मुकाबले 2D कुछ भी नहीं है, ऐसे ही 4D के मुकाबले 3D कुछ नहीं है। तो सोचो 4 डायमेंशनल का क्या ही लेवल होगा। अब ये सुनकर फेक चक काफी इंप्रेस होता है। अब चक उससे पूछता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं टाइम मशीन का डिजाइन कैसे बनाऊं एंड देन फिर वो उसे बोलता है कि तुम उसका डिजाइन स्क्रोल जैसा बना सकते हो, और उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे पता था कि वो एंशिएंट स्क्रोल जो है वो हिस्ट्री को चेंज कर सकता है लाइक अ टाइम मशीन। तो एक्चुअली में यहाँ पर वो एक तरह से उसे सिग्निफाई कर रहा था। अब यहाँ हम देखते हैं कि हेनरी ने उस गाँव के डेप्यूटी मेयर को पकड़ लिया था एंड उसे भी उसने फंदे में डालकर लटका दिया था एंड फिर वो उससे पूछता है कि यार मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना है, मुझे किसी को नहीं मारना है, मुझे तो बस वो स्क्रोल चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे वो स्क्रोल कहाँ मिलेगा। एंड फिर वो डर के मारे उसे बता देता है कि वहां जहाँ पर वो बुद्धा के स्टैचूज बने हैं ना वहीं पर एक घर है जिसके अंदर एक बंदा रहता है सेंसे नाम का, उसे पक्का पता होगा इन सब चीजों के बारे में। एंड देन फिर ये जानने के बाद वो पत्थर को लात मारकर डेप्यूटी मेयर को भी मार देता है। अब हमें वही घर दिखाया जाता है और उसमें एक मोटा सा बंदा था और उधर जो सेंसे था वो एक मांगा राइटर था, और वो पता है कौन था, कोई और नहीं ज़ोफू सेंसे, जिसकी दाढ़ी अब काफी बड़ी भी हो चुकी थी। अब हमें उनके कॉमिक्स के कुछ पेजेस दिखाए जाते हैं जिसमें उन्होंने कानबे वही निंजा उसको स्क्रोल लेते हुए दिखाया था, यानी कि वो अभी उसकी स्टोरी को लिख रहे थे। यानी कि साफ है कि आगे जाकर वो कहां पर स्क्रोल काटेगा ये भी उनकी स्टोरी में होगा और ज़ोफू सेंसे को पता चली जाएगा। अब तभी वहां उनके मिलने आता है वहां गाँव का मेलमैन। अब वो ज़ोफू सेंसे का काफी अच्छा दोस्त था, तो वो ज़ोफू सेंसे को बताता है कि काफी अजीब चीजें हो रही हैं विलेज में, एक के बाद एक लोग मरते भी जा रहे हैं, और ये तब से ही हो रहा है जब से वो एक फॉरेनर यहाँ पर आया है। अब ये सुनकर ज़ोफू सेंसे समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है एंड इसलिए फिर वो अपनी सारी की सारी जो भी मांगा पैनल्स थे उसे वो इकट्ठा करके उस अपने मोटू असिस्टेंट को देते हैं और एक पेज पर केविन की ड्राइंग बनाकर कहते हैं कि इसका नाम है केविन यामागाटा और उसे तुम्हें ये मांगा पैनल्स देने। और हाँ, इसकी जो शक्ल है ना वो इस्किबे रियो से मिलती है जो कि एक्चुअली में एक जापानीज एक्टर थे उस टाइम के। वो पूछता है अच्छा तो ये कहाँ पर मिलेगा मुझे बंदा, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, वो कहीं भी हो सकता है। वो कहता है तो फिर मैं क्या करूँ, वो कहता है बस तुम भागो, तुम उस तक पहुंच ही जाओगे। और बस फिर वो एक तरफ को भाग जाता है और ज़ोफू दूसरी तरफ को, लेकिन रास्ते में ही उसे मिल जाता है हेनरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैकी और उसका बाप और जो केविन था वो सब के सब आ गए थे टोक्यो। अब मोमोची होटल में बैठकर मैप देख रहा था कि उनके पूर्वज कहाँ रहते थे ताकि वो वहां पर जाकर थोड़ा ऐसा विजिट कर सके और उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। अब तभी जब जैकी उस मैप को देखती है तो उसे फिर वही अपना कोला वाला डिजाइन याद आ जाता है जब उसकी कोला एक पेपर पर गिरी थी, तो ऐसा ही मैप का डिजाइन बन गया था। और फिर जो बैट था उसने उसे एक मार्क भी लगवाया था उस मैप पर, ये कहते हुए कि इधर तुम्हें वो स्क्रोल मिलेगा। अब जैसे ही वो उस मैप में उस लोकेशन को देखती है तो वो थी कामोरी विलेज की, और वो समझ जाती है कि अच्छा यहीं पर है मतलब वो स्क्रोल। तभी हम देखते हैं कि जो केविन था वो मांगा ड्रॉ कर रहा था अपनी, एंड वो भी कानबे को भी बना रहा था जो कि स्क्रोल लेकर जा रहा था। एंड तभी उसे पता चलता है कि जो उसने एक और पिक्चर बनाई थी फिर जिसमें एक बंदा लटका हुआ था वो एक्चुअली में एक कार्टूनिस्ट था, और वो बिली बैट ही आकर उसे खुद बताता है। और वो समझ जाता है कार्टूनिस्ट, इसका मतलब है कि ये तो ज़ोफू सेंसे है, यानी कि वो खतरे में है अभी। एंड फिर हम देखते हैं कि उसे मिलने आते हैं उसके होटल में जैकी, एंड फिर वो उसे मिलकर बताती है कि वो भी बैट से बात कर सकती है, एंड ये भी बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही उसने बोला था कि जापान जाकर वो स्क्रोल ढूंढे। एंड देन फिर वो उसे स्क्रोल की लोकेशन भी बताती है कि वो कामोरी विलेज में ही होगा कहीं पर। अब यहीं से हम सीधा 1922 में आते हैं जहाँ जापान के कोब शहर में आते हैं द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड होटल के बाहर ही सब उनका ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं। क्या था कि 1921 में ही
उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, जिसकी वजह से वो पूरे दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। अब तभी हम देखते हैं तो वहां उस भीड़ में ज़ोफू सेंसे भी थे एंड फिर वो उन्हें अपनी बिली बैट की ड्राइंग दिखाते हैं, जिसे देखकर आइंस्टाइन एकदम चौंक जाता है। हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ कामोरी विलेज में हेनरी ने ज़ोफू को पेड़ से बांध दिया था एंड उसने फिर उसके घर से उसकी सारी बिली बैट की मांगास को लाकर उन्हें जला दिया, क्योंकि वो चक के लिए काम कर रहा था और उसके लिए सिर्फ चक कल्किन की ही बिली बैट रियल थी, बाकी सब उसके लिए कॉपी थी, तो वो इसलिए उन सारी कॉपीज को दुनिया से मिटा रहा था। अब इसके बाद वो उसे फंदा डालकर लटका देता है एंड उसने उसे मारने की फुल तैयारी कर रखी थी। तभी ज़ोफू कहता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें वो स्क्रोल कभी नहीं मिल पाएगा। वो कहता है, यानी कि तुम्हें पता है कि वो स्क्रोल कहाँ है? अब जीना चाहते हो तो बताओ वो कहाँ है? वो कहता है, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं पास्ट में जाकर तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स को मरवा दूंगा। अब वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, एक मिनट तू कह क्या रहा है? वो उसे कहता है, जो वहाँ वो बुक पढ़ी है ना अभी, वो जली नहीं है, उसे उठाकर देख। वो उसकी नोटबुक थी जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के साइन थे। अब वो बताता है कि जब मैंने आइंस्टाइन को बिली दिखाया था और मैंने पूछा कि आपको ये बैट दिखता है क्या, तो उन्होंने मुझसे सीधा कहा कि तुम टाइम ट्रेवल वगैरह से दूर रहो और इस बैट से भी, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। एंड फिर आइंस्टाइन उसे पूछता भी है कि तुम्हें कौन सा बैट दिखाई देता है, व्हाइट और ब्लैक। लेकिन ज़ोफू को कुछ पता ही नहीं था कि क्या कह रहे हो तुम। आइंस्टाइन कहता है कि अगर तुम्हें ये भी नहीं पता है तो प्लीज इस बैट वाली सिचुएशन से दूर रहो, और अगर तुम इस मैटर से दूर नहीं हुए तो मैं पास्ट में जाकर तुम्हारे पेरेंट्स को मरवा दूंगा और तुम इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हो पाओगे। अब ये कहानी सुनकर हेनरी जो था वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो आइंस्टाइन ने तुमसे ये बात कही थी, तो क्या ये सच हो गई? अब इसके बाद ज़ोफू कहता है कि जो बिली बैट चक ने बनाया वो एक्चुअली में उसने केविन की कॉपी करके बनाया और केविन ने मेरी कॉपी करके बनाया और मैंने अपने मास्टर को कॉपी करके बनाया। अब वो उसकी बात मान ही नहीं रहा था, तो इसीलिए फिर ज़ोफू दो नाम लेता है, सीसी एंड गैरी, जिसे सुनकर हेनरी एकदम चौंक जाता है एंड फिर वो उससे कहता है, क्यों यही थे ना तुम्हारे माँ बाप के नाम? तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता लग रहा है, यानी कि मेरे मास्टर ने सही कहा था। एंड फिर वो उससे कहता है कि मेरे मास्टर तुम्हारे पेरेंट्स के काफी करीब है, अगर तुमने मुझे कुछ करा तो वो उन्हें मार देंगे। अब ये सुनकर हेनरी भी गुस्से में रस्सी खींच दे रहा था। अब इधर हम देखते हैं कि केविन बात कर रहा था मोमोची और जैकी से एंड फिर वो उन्हें बताता है कि वो कामोरी विलेज जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वहीं जहाँ पर स्क्रोल है वहीं उसे ज़ोफू सेंसे ही मिलेंगे और वो खतरे में। अब इसके बाद हमें फिर से पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ आइंस्टाइन से ज़ोफू बात कर रहा था और उसे कहता है कि चलो ठीक है, मान लिया आपने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, तो भी मैं दूसरे वर्ल्ड में तो जिंदा रहूंगा ही ना। आइंस्टाइन कहता है, समझ गया, तुम पैरेलल वर्ल्ड्स की बात कर रहे हो। देखो उसमें ऐसा होता है कि जिस यूनिवर्स में मैं हूँ तुम हो, ऐसी कोई सिमिलर यूनिवर्स होगा जहाँ पर तुम और मैं एग्जिस्ट करते होंगे, बिल्कुल सेम। ज़ोफू कहता है, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इन्फिनाइट यूनिवर्स, इन्फिनाइट अर्थ, इन्फिनाइट मी, तो मैं एक बांगा बना सकता हूँ इस पर। आइंस्टाइन कहता है, ऐसा लगता है लोगों को कि काफी सारे सिमिलर यूनिवर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। द ओनली यू एग्जिस्ट इज यू। और ऐसे ही अर्थ के लिए ऐसी बिल्कुल सेम अर्थ कहीं और एग्जिस्ट नहीं करेगी, चाहे तुम कितने भी यूनिवर्स छान मारो। ज़ोफू कहता है, क्यों, दूसरी अर्थ को क्या हुआ? आइंस्टाइन कहता है, दे आर ऑल डिस्ट्रॉयड एंड दैट्स व्हाई इट इज द ओनली अर्थ। ज़ोफू कहता है, ये आपको किसने बोला? अब इसके बाद आइंस्टाइन उंगली करता है उसकी बिली बैट की ड्राइंग की तरफ और कहता है, इसी ने। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है 1920 का समय, जहाँ टोक्यो में ज़ोफू जो था वो अपनी मांगास बना रहा था और अभी उसे बिली बैट दिखता था और इसीलिए वो फ्यूचर के उसे इंसिडेंट बताता रहता था, पास्ट के इंसिडेंट बताता रहता था। तो वो जापान से रिलेटेड भी चीजें लिखता है, जो कि कभी कभी अच्छी होती थी और कभी कभी खराब भी होती थी, जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह हुए हैं या फिर होंगे उनके बारे में। अब ये देखने के बाद जो जापान के पुलिस वाले थे वो उसे पकड़ लेते हैं और उसमें सही से मार लगाते हैं, ये कह कर कि ये साला हमारे जापान को खराब करना चाहता है। लेकिन एक्चुअली में वो तो बस वही लिख रहा था जो बिली बता रहा था। अब इसके बाद वो उसे जेल में डाल देते हैं एक ऐसे कैदी के साथ जिसने न जाने कितने लोगों को मारा था। हम देखते हैं कि वो एक हट्टा कट्टा बंदा था और उसके छाती पर बिली बैट का साइन बना हुआ था। नो इज नॉट अ बैटमैन, और इस बंदे का नाम है शीशो। अब वो उसके पास आता है और जो उसे कहता है ये जो बैट का साइन है ना, ये तुमने शिन योशिवारा के पास एक पोल था वहां से ही देखकर चुराया है ना। अब ये सुनकर ज़ोफू की फट जाती है और फिर वो उससे माफी मांगता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो तुमने बनाया है, मैंने कॉपी करा, उसके लिए माफ कर दो। वो कहता है कोई बात नहीं, ये देखो मैंने दीवार पर अपना थोड़ा
लेटेस्ट वर्क भी बना रखा है। अब वो दिखाता है और बताता है कि एक फॉरेन आदमी था जिसे एक औरत से प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर जो इसका बच्चा पैदा होता है वो काफी खतरनाक था और आगे जाकर ये काफी लोगों को मारता है। और ये जना देख रहे हो जिसे इसने यहाँ पर लटका रखा है, इट्स यू। अब जोफू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बात कर रहा है, मैं कैसे हूँ ये, क्योंकि ये सारी जो चीजें थी वो फ्यूचर में होने वाली थी। एक्चुअली में जो वो बच्चा बता रहा था वो हेनरी था और उसने अभी ऐसे ही जोफू को लटका रखा था। शिशु कहता है कि ये सब मुझे बैट ने बताया था और उसी ने कहा तुम्हें बचाने के लिए। वो बताता है कि इस टाइम पर जब तुम लटके होगे इसी वक्त के दौरान तुम्हारे पास वो स्क्रोल होगा जो कि एक रबड़ का काम करेगा। जैसे ड्राइंग में कुछ एरर आता है तो हम उसे रब करके सही कर देते हैं ना, ऐसी ही स्क्रोल की मदद से तुम हिस्ट्री को चेंज कर सकते हो। तुम मुझे फ्यूचर से पास्ट में संदेशा भेज सकते हो उस स्क्रोल की मदद से, और जब वो मुझे मिल जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि तुम खतरे में हो तो मैं हेनरी के माँ बाप को मार दूंगा उसके पैदा होने से पहले ही, और इस तरह से हिस्ट्री चेंज होगी और तुम भी बच जाओगे। सो यहाँ तुम समझे कि जोफू एक्चुअली में सच कह रहा था कि वो हिस्ट्री चेंज कर देगा, यानी कि अगर वो अभी वो 1964 में रहकर मैसेज भेजेगा पास्ट में तो जो इसका ये शिशु सेंस है वो उसके पेरेंट्स को मार देगा, जिससे कि हेनरी एग्जिस्टेंस ही गायब हो जाएगा। अगर हम देखते हैं कि जोफू कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा नाम हेनरी है, अच्छा सुनो ये नोट जो है इसे मेरे सर से निकालो, उसके बाद मैं तुम्हें स्क्रोल की लोकेशन बताता हूँ, मुझे और मार धाड़ नहीं चाहिए। अभी तरह मैं पास्ट में दिखाया जाता है जो शिशु था वो कहता है कि बैट ने कहा है तुम्हें बचाने के लिए, तो मुझे कितने भी लोग मारने पड़े मैं मारूंगा। जोफू कहता है सॉरी बट मैं अपना ख्याल, और यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो उसका फंदा जैसे ही निकालता है वो उसके सर में एक खींच कर हेडबट मार देता है और कहता है खुद रख सकता हूँ, यानी कि पूरी लाइन थी कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। एंड फिर वो चलते हुए वहां से चला जाता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है रात में जो वो मोटा था वो साला पटरियों पर पड़ा हुआ सो रहा था, लेकिन ट्रेन आने से पहले वो उठ जाता है। हम देखते हैं कि उस ट्रेन में जा रहे थे जैकी, उसका बाप और केविन कामोरी विलेज। तभी हमें दिखाया जाता है अमेरिका में एरिजोना एक जगह है वहां पर जहां अमेरिका वालों ने एक स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर को बुलवाया था जिसका नाम था कोतारो अकेची, और वो उस वक्त का सबसे बेस्ट स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर था। और इसे अमेरिका वालों ने इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उन्हें इससे एक प्रोजेक्ट बनवाना था बड़ा सा, और वो प्रोजेक्ट और कुछ नहीं, एक उन्हें वीडियो बनवानी थी नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को मून के सरफेस पर झंडा लगाते हुए दिखाना। अब तुम्हें पता होगा कि एक और कॉन्स्पिरेसी है अपोलो 11 से रिलेटेड, कि ऐसा बोला जाता है कि वो नील आर्मस्ट्रांग वगैरह जो भी थे वो कभी भी मून पर गए ही नहीं, और उन्होंने ये वीडियो जो उन्होंने दिखाई थी कि वो मून पर चल रहे हैं ये लोगों का काटने के लिए दिखाई थी। अब वो उसे एक जगह देते हैं जहाँ पर वो वीडियो बना सके। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन, मोमोची और जैकी कामोरी विलेज पहुंचते हैं रात में, लेकिन अब वहाँ पर कोई बस वगैरह नहीं थी आगे जाने के लिए, और तभी जैकी और उसका बाप जो था वो साइड में जो थिएटर लगा था वहां जाकर मूवी देखने लगते हैं जो कि एक्चुअली में थी गॉडजिला की मूवी, और ये उसी डायरेक्टर ने बनाई है अकेची ने। हम देखते हैं कि वहां पर वो मोटा बंदा भी वो फिल्म देख रहा था। अब दूसरी तरफ हमें अकेची को दिखाया जाता है कि जो कि सारी तैयारी करवा रहा था कि जमीन की मिट्टी कैसी होगी जो कि मून सरफेस की तरह लगे, ग्रेविटी कितनी रखनी है हमें, और ये सब कुछ वो अंदाजे से कर रहा था क्योंकि कोई भी अभी तक गया ही नहीं था मून पर। फिर वो सामने एक अर्थ का मॉडल भी बनवाता है, और अर्थ भी इन्होंने बहुत बार देखी नहीं है, उस टाइम पर तो इंटरनेट वगैरह कुछ था ही नहीं, और सिर्फ एक ही बार जो यूरी गैगरिन था वो ही गया था 61 या 62 में अर्थ की सरफेस पर, उसने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लिया था, तो उसी के अंदाजे से वो अर्थ का एक मॉडल बनवा रहा था और उसे पेंट करवा रहा था। तभी वो देखता है तो वहां पर एक बिली बैट का किसी ने साइन बना दिया था। अब वो पूछता है किसने किया, तो एक लेबर कहता है अरे ये तो मैंने बनाया, एंड तभी वो लात मारकर उसे मिटा देता और कहता है ये मून का सरफेस है, हमें यहाँ पर कुछ मजाक नहीं कर रहे हैं, ये रियल लगना चाहिए, आगे से यहाँ पर ये कुछ भी नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर थिएटर में दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि थिएटर के बाहर खड़ा हुआ था केविन, और तभी वो बंदी कहती है कि तुम तो बिल्कुल इकेबे रियो जैसे लगते हो, और तभी साइड से वो मोटा निकल रहा होता है, और तभी वो बात सुनता है उस औरत की इकेबे रियो, और वो देखता है केविन की तरफ और फिर वो फोटो मिलाता है तो वो वही बंदा था। अब वो खुशी से रोने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था पूरे दिन, जोफू सेंसे ने मुझे ये मांगा तुम्हें देने के लिए दी थी। अब वो कहता है तुम जानते हो जोफू सेंसे को, अब वो बताता है कि हाँ वो अभी कामोरी विलेज में ही रह रहे हैं। अब इसके बाद वो एक गाड़ी करते हैं जिसे मोमोची चलाता है, और फिर वो निकलते हैं
कामोरी विलेज की तरफ। अब थोड़ी आगे जाते ही उन्हें सामने वही मेलमैन दिखता है, जो उन्हें देखकर एकदम से डर हरा कर भाग जाता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा तो ये हो क्या रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उन्हें रोड के पीछे काफी बड़ा गड्ढा भी मिलता है। फिर भी ये जैसे तैसे आगे बढ़ रहे थे, तभी वो देखते हैं तो वहां उन्हें एक बंदा दिखता है जो कि पूरा का पूरा मिट्टी से सना हुआ था और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो उनकी तरफ ही बढ़े जा रहा था। तभी वो उनके शीशे पर मिट्टी डाल देता है और लिख देता है गो बैक, और वो वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर मोमोची और जैकी की हालत तो खराब हो जाती है, ये हो क्या रहा है इस विलेज में। अब इधर से हमें अकेची दिखाई जाता है जो कि उस ऑपरेशन का जो डायरेक्टर था, अमेरिकन डायरेक्टर, उससे बात कर रहा था और उसे फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताता कि पहले वो मून में ना काफी इंटरेस्टेड था और उसे एक रॉकेट इंजीनियर बनना था ताकि वो एक रॉकेट बनाकर मून पर जा सके। उसके एक अंकल शिनोमिया भी थे, वो भी इसी चीज पर काम भी कर रहे थे। अब एक दिन जब मैं कॉलेज के टाइम पर था और मैं रेल पटरी के पास बैठकर सिगरेट पी रहा था और आसमान में मून को देख रहा था, तभी मैं नोटिस करता हूँ कि वहाँ रेल की पटरी से दो इंसान कुछ रख कर भागते हैं एंड जब रेल वहां से गुजरती है तो पूरे के पूरे खून के छींटे मेरे ऊपर आकर गिरते हैं और तब मुझे पता चलता है कि वहां पर वो लोग एक बॉडी को छोड़ कर गए थे। अगले दिन खबर आती है तो वो बॉडी एक्चुअली में प्रेसिडेंट शिनोमिया की थी जो कि मेरे अंकल भी थे। एंड उसके बाद मैं काफी डर गया रॉकेट इंजीनियर बनने से, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अंकल भी तो उसी के लिए काम कर रहे थे बट उन्हें मरवा दिया किसी ने, तो मुझे लगा कि ये सेफ करियर नहीं है और इसीलिए फिर मैं स्पेशल इफेक्ट्स में आ गया। बट हाँ, उस रात जो दो बंदे वहां बॉडी छोड़कर गए थे उनमें से एक बंदे का चेहरा मैंने देखा था और उसकी शक्ल काफी इकेबे रियो से मिल रही थी। एंड यस, तुमने सही समझा, वो केविन के चेहरे की बात कर रहा था। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कामोरी विलेज में उनकी गाड़ी वाड़ी फंस गई थी और वो जैसे तैसे उसे गड्ढे से निकालते हैं एंड फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब वो देखते हैं तो गांव में कई सारे गड्ढे हो रखे थे और तभी एक गड्ढे में से काफी सारे लोग निकल कर आते हैं। अब वो डर के मारे जल्दी से आगे गाड़ी बढ़ाते हैं और फिर वो विलेज के सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे घर वगैरह भी थे। कहीं वहां पर सामने खाने की दुकान थी जिसे देखकर मोटा जो था वो रुक नहीं पाता और जाता है सीधे अंदर। तभी वो देखते हैं अंदर तो उनकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि वहां पर हेनरी जो था उसे रस्सी के साथ फंदा लगाकर बांध रखा था जैसे वो सबको बांध रहा था। अब मोटा तो मना करता है इसे ऐसे ही बंधे रहने दो, यही तो वो बंदा था जो जोफू सेंसे के पीछे पड़ा था और इसी से तो उन्होंने मेरे को भागने को कहा था, ये काफी खतरनाक है। लेकिन केविन और मोमोची उसे ऐसे ही थोड़ी ना मरने देते, इसलिए फिर वो उसे नीचे उतारते हैं एंड देन फिर उसे वो बांध देते हैं। एंड फिर केविन उससे पूछता है सीधे सीधे तुम कौन हो और यहाँ विलेज में हो क्या रहा है। अब वो बताता है कि मैं तो यहाँ पर बिली लैंड के लिए आया था, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ पर आया उसी दिन मेयर को मार दिया गया, उसके बाद एल्डर को मार दिया गया और उसके अगले दिन डेप्यूटी मेयर को, और ये सब लोग इसका इंजाम मेरे पर लगाने लगे और इन्होंने मुझे भी ऐसे यहाँ पर बांध दिया। अब लोगों को ये भी लगा कि मेरे आने की वजह से इनके गांव में कोई बीमारी आ गई है जिसकी वजह से ये सारे लोग जो थे वो कर रहे थे एंड इसलिए फिर उसके बाद इन्होंने तरकीब लगाई कि इनके गांव में एक एंशिएंट स्क्रोल गड़ा हुआ है, शायद उसमें इस बीमारी का कोई इलाज होगा और इसीलिए फिर ये सब लोग उस बीमारी को खत्म करने के लिए वो एंशिएंट स्क्रोल ढूंढ रहे हैं और हर जगह बस खोदे जा रहे हैं। केविन कहता है यार ये कहानी तो साफ साफ झूठी लग रही है, तो मुझे पागल नहीं बना सकती। अब वो बोलता है देखो अभी सही बताऊं तो इस सब के लिए टाइम नहीं है। जोफू अभी बिली बैट को यूज करने वाला है और उससे वो मुझे गायब कर देगा और मुझे गायब करने से ऐसा नहीं होगा सिर्फ मैं गायब होऊंगा, पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी। जो भी मेरे से कनेक्टेड थे, जो भी लोग थे, पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉस एंजलिस 1924 में दिखाया जाता है, जहाँ उस टाइम में उधर एक लिटिल टोक्यो करके शहर था जहाँ पर कई सारे जापानीज भी रहते थे। अब वहाँ उन्हें एक जापानीज की बॉडी मिलती है जिसे एक कटाना से काटा गया था। अब तभी वहाँ पर एक नया ऑफिसर अपॉइंट होता है उस केस के लिए जिसका नाम था डिटेक्टिव डीवाई, जो कि इन्वेस्टिगेशन करके बताता है कि ये किसी जापानीज का काम हो सकता है क्योंकि इसे काफी सफाई तरीके से कटाना से काटा गया है और कोई जापानीज ही इतने अच्छे से कटाना चला सकता है। तभी वो देखते तो वहाँ एक हेड पड़ी थी और उसके नीचे बिली बैट का साइन बना हुआ था उस विक्टिम के खून से, यानी कि किलर अपना साइन भी छोड़ रहा था। अब इसके बाद डीवाई अगले दिन देखता है तो उसके घर के बाहर एक लड़की फूल बेचती थी जिससे वो रोज जाकर फूल खरीदता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब इसके बाद हमें दूसरे दिन दूसरा केस दिखाया जाता है जहाँ एक और जापानीज को बुरी तरह कटाने से काट कर मार दिया गया था और फिर से बिली बैट का साइन भी था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डीवाई रात में घर पर सो रहा था और तभी उसकी एकदम से आंख खुलती है और वो बाहर देखता है तो वहाँ फूल की दुकान तो थी लेकिन वहाँ लड़की नहीं खड़ी हुई थी। अब वो बाहर जाकर देखता है गलियों में तो उसे वो लड़की एक गली में डरी हुई सहमी हुई दिखती है। अब वो उसके पास जाता है, उसे पूछता है क्या हुआ। वो बताती है कि एक एशियन सा तगड़ा बंदा आया और उसने मुझे परेशान करा और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, लेकिन अच्छा वो तुम आ गए तो वो चला गया। एंड फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है शीशी
और इस डिटेक्टिव का नाम है गैरी। यानी कि ये दोनों हेनरी के माता पिता है। और फिर हमें वो हट्टा कट्टा एशियन बंदा दिखाया जाता है जो था कोई और नहीं, शीशो। और वो कह रहा था कि यार जोफू क्या कर रहा है, गैरी और शीशी तो एक दूसरे से मिल भी गए, जल्दी से मुझे इन्फॉर्मेशन भेजो ताकि मैं इनका काम तमाम कर सकूं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो डिटेक्टिव डिवाइव था वो ना किलर के पैटर्न को नहीं समझ पा रहा था कि वो कब किलिंग करता है, किस दिन करता है। तो फिर वो एक जापानीज कैलेंडर लेता है और फिर उस दुकानदार से भी पूछता है कि कौन कौन से दिन होते हैं तुम्हारे जापानीज में। तो वो बताता है कि हमारे कुछ बैड दिन भी होते हैं, शाकू एंड बुत्सुमेत्सा। एंड इन दोनों दिनों को जब वो देखता है और मिलाता है तो इन दोनों दिन जिस दिन ये बैड डे होते हैं उसी दिन किलर जाकर कत्ल करता है। और इससे अब ये भी कंफर्म हो गया था कि वो किलर एक जापानीज ही है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शीशी और गैरी थे वो पास आ रहे थे एंड देन उसके बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब इसके बाद जो गैरी था वो अपना पास्ट बताता है अपनी पत्नी को कि जब वो काफी छोटा था तभी उसका जो बाप था वो एक जापानी प्रोस्टिट्यूट के फंदों में फंस गया और उसके साथ ही उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और फिर जो गैरी था वो बेचारा काफी छोटी एज में ही अनाथ हो गया और तब से ही वो अकेला है। अब रात में हम देखते हैं कि कैसी सो रही थी और तभी जो गैरी था वो रात में उठकर कहीं बाहर चला जाता है। अब आधी रात में जब शीशी की आंखें खुलती है तो सामने हम देखते हैं तो शीशो वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब उसे देखकर शीशी की फट जाती है। शीशो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताता हूँ, मुझे मेरे डिसाइपल जोफू से फ्यूचर से अगर इन्फॉर्मेशन आई तो मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। वो कहती है प्लीज ऐसा मत करो, हमारी फैमिली अभी स्टार्ट हुई है, मेरे पेट में बच्चा भी है। वो कहता है शिट, तो बात यहाँ तक पहुंच गई, वो तुम्हारे पेट में आ चुका है, इसका मतलब यानी कि अब इंस्ट्रक्शन मिलने पर मुझे तुम्हें मारना होगा। और फिर वो वहां पर एक बिली बैट का साइन बनाता है। अब इधर से ही हमें फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं 1964 में, जहाँ केविन वगैरह सबके सब उस घर की तरफ जा रहे थे जहाँ जोफू रहता था और जहाँ पर वो बुद्धा स्टैचू भी थे। और चलते चलते केविन जोफू की मांगा भी पढ़ रहा था और उससे पढ़कर पता चल गया था कि वो स्क्रोल जो है वो कानबे ने उन्हीं स्टैचूज के पास गाड़ा। हमें फिर से यहाँ से पास्ट में दिखाया जाता है 1924 में। वहां हम देखते हैं कि शीशी उस रात के बारे में गैरी को अगले दिन कुछ नहीं बताती। अब वो गैरी से बात कर रही थी कि मैंने अपने बच्चे को सुनाने के लिए ना लोरी भी डिसाइड कर ली है, वो एक्चुअली मैं मेरी नानी की है, वो मुझे सुनाया करती थी छोटे में। वो कहता है अच्छा, काफी अच्छी बात है। उसके बाद गैरी जब वहां से चला जाता है तो उसके जाने के बाद फिर हमें बताया जाता है कि उस रात एक्चुअली में हुआ क्या था। जो शिशो था वो कहता है कि अगर तुमने अपने पति को कुछ भी बताया आज रात के बारे में तो मैं उसे मार दूंगा, और इसीलिए वो गैरी को कुछ नहीं बताती। और वो कहता है कि मैं भी एक मांगा आर्टिस्ट हूँ, और इसीलिए फिर वो अपनी मांगा के कुछ जो पैनल्स उसने बनाए थे वो उसे देकर जाता है। अब हम सुबह देखते हैं गैरी जाने के बाद जब वो उन मांगा पैनल्स को खोलती है और उन्हें पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें उसने उन्हीं की पूरी स्टोरी बना रखी थी कि जब हेनरी पैदा होगा तो वो उसे कौन सी लोरी सुनाएगी, और वो लोरी वही थी जो उसकी नानी उसे सुनाती थी। अब यहाँ पर ये देखने के बाद ना शीशी को विश्वास हो गया था कि ये बंदा जो भी ड्रॉ कर रहा है और जो भी कह रहा है वो सच है, क्योंकि वरना इसे कैसे पता कि मेरी नानी कौन सी लोरी सुनाती है और इसने वो अपनी मांगा में लिख कैसे रखी है। वो देखती है कि उस आगे मांगा में हेनरी जो था वो कई सारे कत्ल भी करता है, जिस देखकर वो टूट जाती है कि उसका बेटा एक कातिल बनेगा। तभी वो कबर्ड में देखती है तो वहां एक कटाना भी रखी हुई थी, और जब वो उसे छूती है तो उसमें से वो देखती है तो खून लगा हुआ था। अब इधर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वहां पर केविन वगैरह सबके सब वहां पहुंचते हैं स्क्रोल निकालने, लेकिन स्टैचू के नीचे से पहले किसी ने गड्ढा कर दिया था और वहां से स्क्रोल निकाल लिया गया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे जो हेनरी खड़ा था वो एकदम से अपने हाथ खोल लेता है और मोटे पर अटैक करके जैकी को पकड़ लेता है। अब फिर से हम पास्ट में जाते हैं 1924 में, जहाँ रात में शीशी और गैरी सो रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गैरी आधी रात को उठता है तो कपड़े वपड़े पहनता है और निकल जाता है, लेकिन इस बार शीशी जो थी वो भी जग रही थी। और फिर वो उसका पीछा करती है कि ये साला जाता कहाँ है। और वो उसका पीछा करती है और एक गली में खड़ी होकर उसे देख रही थी। तभी सामने उसके एक जापानीज बंदा जा रहा था, जैसे गैरी अपनी कटाना निकाल कर उसे बीच में से काट देता है। अब ये देखकर शीशी एकदम से चिल्लाने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से शिशु आकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है देख लिया तुमने, यही है तुम्हारा पति, एक किलर, यही इतने दिनों से उन जापानीज को मार रहा था। और मुझे लगता है कि ये जापानीज को मारने का इसका जो भी था वो इसलिए था क्योंकि इसके बाप की मतलब इसके पास से जुड़ा हुआ है, वही ट्रॉमा वगैरह, अकेला भी रहा है, ऊपर से मेरे हिसाब से थोड़ा साइको हो गया है और इसे जापानीज लोगों से काफी नफरत है, क्योंकि एक जापानीज औरत ने इसके बाप की मतलब खत्म कर दिया करियर वगैरह जो भी है। अब इसके बाद जब गैरी वहां से चला जाता है तो फिर शिशो आकर वहां उसके खून से बिली बैट का साइन बना देता है, यानी कि ये जो था
जो हर मर्डर पर जाकर बिली बैट का साइन बना रहा था। एंड फिर वो वहां पर रोता है और कहता है शीशी से कि मैं अब और लोगों को अपने मरते हुए नहीं दे सकता, आई एम गोइंग टू किल योर हस्बैंड। फिर शीशी कहती है कि मैंने तुम्हारी मांगा पढ़ी, वो बिल्कुल सही है, यानी कि सही में मेरा बच्चा बड़ा होकर एक कातिल बनेगा। फिर शीशी कहती है कि मेरा बच्चा तुम्हारे डिसाइपल को मारेगा। अगर मैं पास्ट को ही चेंज कर दूं और जब वो छोटा हो तभी मैं उससे बोलूं कि मम्मी नहीं चाहती कि तुम एक कातिल बनो, तो शायद वो एक अच्छा इंसान बन जाए और फ्यूचर चेंज हो जाए। तुम तो मांगा भी ऐसी लिख रहे हो जो फ्यूचर में एकदम ट्रू प्रेडिक्ट कर रही है, क्या तुम ऐसी मांगा नहीं लिख सकते जिसमें मेरा बेटा एक किलर ना बने? अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हेनरी ने जैकी, केविन और मोमोची को बांध दिया था, और केविन को तो उसने पूरा फंदा बांध रखा था सीधा मारने के लिए। अब हेनरी केविन से बोलता है तुम कहते थे ना बैट तुम्हें दिखता है, तो अब बताओ उस बैट से पूछ कर कि वो स्क्रोल का है। तभी साइड में खड़ा मोमोची कहता है कि बैट तो मुझे भी दिखता है, मैं भी उससे बात करता हूँ। अब ये सुनकर वो हंसने लगता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वो कहता है मेरी जेब में हाथ डालकर वो कीचेन निकालो बिली बैट का। वो निकालता है, वो कहता है कि हाँ मैं इसी से रोजाना बात करता हूँ और ये मुझे नेविगेट करने में मदद भी करता है। और ये बात एक्चुअली में सच है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि डायना और टोनी को बिली बैट ही नेविगेट करवाता है उसे, और यही जाकर उन दोनों को मिलाता है, जिससे उसके बाद आगे इनका बेटा पैदा होता है केविन गुडमैन, जो कि केविन यामागाटा का सक्सेसर है। एक तरह से इट्स ऑल बिली बैट्स प्लान। अब वो उसे बात करता है और अब वो उसे कहता है कि बिली कह रहा है कि जो भी जोवु सेंसे की मांगास वगैरह थी ना उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उसी में उस स्क्रोल की लोकेशन छुपी हुई है। अब इधर हम पास्ट में देखते हैं तो अगली सुबह जो गैरी था उसे थोड़े चेंजेस दिख रहे थे शीशी के नेचर में। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं शीशो को जो कि मांगा बना रहा था, और जैसा शीशी ने कहा था कि तुम एक ऐसी मांगा बनाओ जहां पर मेरा बेटा एक क्रिमिनल ना हो, तो वो कोशिश कर रहा था लेकिन उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है और वो बनाता है जहाँ पर एक लड़की के कैरेक्टर और एक लड़के का कैरेक्टर एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, और वो एक्चुअली में शीशी थी जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में गैरी के बॉस जो कि एक पुलिस कमिश्नर है उनके साथ बैठी हुई थी। और जैसा वो मांगा में ड्रॉ कर रहा था वैसे ही हो रहा था। शीशी उन्हें बताती है कि उनका जो पति है गैरी वही एक्चुअल किलर है, और तभी वो मांगा में बनाता है तो बाहर एक बंदा खड़ा हुआ था, और प्रेजेंट टाइम में भी हम देखते हैं तो एक्चुअली में बाहर गैरी खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था, और ये शीशो समझ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो गैरी का बॉस था, गैरी उसे जाकर कटाना से काट देता है। इधर हम देखते हैं तो शीशो सीधे पहुंचता है शीशी के घर और उसे बताता है मांगा पैनल दिखाते हुए कि गैरी ने तुम्हारी सारी बात सुन ली है और वो तुम्हें मारने के लिए जरूर आएगा। इसलिए फिर वो उसे लेकर निकलता है, लेकिन गैरी जो था उनका पीछा कर रहा था। तभी वो उसे कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं ऐसे रोकता हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है थोड़े पहले का सीन, जहाँ पर एक पैसेंजर होता है जो कि फ्री टिकट में ट्रेन पर सफारी कर रहा था, वो भी ट्रेन के ऊपर। तभी वहां पर ऊपर चढ़कर आता है टीटी उसे चेक करने के लिए। आई मीन भाई साहब ऐसा टीटी चाहिए जो ऊपर तक आ रहा है, वही चेक कर रहे हैं किसके पास टिकट नहीं है। एंड देन फिर उसके पास टिकट नहीं होती तो टीटी उसे उठाकर फेंक देता ट्रेन से। तभी हम देखते हैं कि जिस बंदे को उसने फेंका था वो और कोई नहीं जोवु सेंसे था, और वो जैसे तैसे एलए पहुंच गया था। अब वहीं पर उसे एक बाग मिलता है जहाँ पर संतरे के पेड़ लगे हुए थे। अब संतरा देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो एक संतरा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से उस संतरे के बाग में जो काम कर रहा था आदमी वो आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि चोरी मत करो, चोरी करनी बहुत बुरी बात होती है। एंड देन फिर उसके बाद वो खुद उसे एक संतरा काट कर उसे देता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। अब इसके बाद वो देखता है तो उसके साथ उसका बच्चा भी था। अब वो रोने लगता है तो जोफू भी उसे गोदी लेता है खिलाने के लिए। एंड तभी बिली बैट जो होता है वो उसे बताता है कि एक्चुअली में वो बच्चा कौन है, और वो और कोई नहीं केविन यामागाटा था। अब बिली उसे ये भी बताता है कि यही तुम्हारा अगला सक्सेसर बनेगा, इसलिए फिर वो केविन से कहता है कि एक दिन तुम इससे मिलने जरूर आओगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में 1964 में, जहाँ मोमोची उस बिली बैट की चेन से बात कर रहा था और हेनरी को बताता है कि जोफू की जो मांगास थी और मैन्युस्क्रिप्ट रखे थे उस घर के अंदर, उसी में कहीं स्क्रोल की लोकेशन लिखी हुई है। अब ये सुनने के बाद हेनरी एकदम हैरान हो जाता है और कहता है वो सब तो मैंने जला दिया। वो कहता है तुम पागल हो क्या, ये क्यों करा तुमने? वो कहता है यही मेरा काम है, मैं जो भी नकली बिली बैट बन रखे हैं या जो भी कॉपी है बिली बैट की उन सबको खत्म कर रहा हूँ ताकि सिर्फ एक ही बिली बैट रह जाए इस दुनिया में, और वो है चक कल्किन का। तभी केविन गुस्से में आ जाता है और वो कहता है जोवु सेंसे इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ बिली बैट एंड उनको सक्सीड मैंने किया है, यानी कि अभी मैं केविन यामागाटा बिली बैट का ओरिजिनल क्रिएटर हूँ और चक सिर्फ एक झूठा फरेबी
चोर है। अभी सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसके पत्थर को लात मारकर उसे लटकाने वाला होता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। 1924 के लॉस एंजलिस में हम आ जाते हैं और यहाँ पर अब आ गया था अपना जोफू। तभी वो अखबार में खबर पढ़ता है तो उसके शीशो सेंसी के बारे में खबर छपी हुई थी। उसके बाद फिर उसे आकर मिलती है शीशी और फिर वो उसे बताती है कि अब उसके शीशो सेंसी नहीं रहे। ये सुनने के बाद वो बुरी तरह कूट कूट के रोता है। उसके बाद वो उसे दिखाती है कि वो अपनी मांगास किस जगह पर बनाते थे। वहां पर जाकर देखता है तो उसे वहां पर उसकी मांगा के कुछ पेजेस मिलते हैं जिसमें उसने वो वाले इंसिडेंट लिख रखे थे जब वो शीशी को गैरी से बचा रहा था। और हम देखते हैं कि गैरी उस पर हमला करता है तो उसके कंधा कट जाता है। उसके बाद तुरंत ही वो शीशी को मारने के लिए भागता है, लेकिन तभी पीछे से आकर शीशो उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसे मार देता है। लेकिन मरने से पहले वो भी शीशो के कमर के अंदर तलवार घुसेड़ देता है और ऐसे ही वो दोनों के दोनों मारे जाते हैं। और ये सब की सब चीज शीशो अपनी मांगा में लिख कर गया था, यानी कि उसने अपनी पूरी मौत, उसे पता थी कि वो कैसे होने वाली है और वो सब कुछ लिख कर गया था मांगा में पहले ही। सोच रहे हो तुम्हें पहले से पता था तुम्हारी मौत होगी, लेकिन उसके बाद भी उसने शीशी को बचाया, जबकि उसका असली मिशन उसे और उसके बच्चे को मारने का था। बट लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी होता है। हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि हेनरी केविन को मारने ही वाला होता है, लेकिन केविन उसे कहता है अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें स्क्रोल कभी नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो इंस्पेक्टर फिनी था वो फेक चक से मिलने जाता है और उसे हेनरी की फोटो दिखाकर बोलता है कि आपने इसे कामोरी विलेज क्यों भेजा है स्क्रोल ढूंढने के लिए। अब वो कहता है कि मैंने स्क्रोल वगैरह के लिए नहीं भेजा, इसे मैंने तो वहां पर बिली लैंड के लिए भेजा था, वहां की जमीन खरीदने के लिए। फिनी कहता है मुझे पागल मत समझिए, मुझे पता है ही इज अ हिटमैन और इसे आपने क्या करने के लिए वहां पर भेजा और इसने वहां पर कितने आदमियों को अभी तक ये मार भी चुका है। आपने तो कहा था कि आपको स्क्रोल में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो अब आपको वो क्यों चाहिए? मेरी मानिए तो वो स्क्रोल काफी खतरनाक चीज है, उससे आप दूर ही रहिए। वो कहता है अरे यार मैं तो वैसे भी उस स्क्रोल के पीछे नहीं पड़ा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस स्क्रोल को यूज कैसे करते हैं। हाँ तुमने बताया है कि उससे हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे यूज ही नहीं करना आता तो मैं क्या ही चेंज कर लूंगा उससे। फिनी कहता है एकदम हैरान होकर कि अगर ऐसा है कि अगर आपको वो स्क्रोल यूज ही नहीं करना आता तो आपको ये कैसे पता कि उस स्क्रोल को यूज करने का मंत्र ये है, बिली बैट ग्रांट माई विश बिली बैट। अब चक कल्किन हंसने लगता है क्योंकि एक्चुअली में जो ये बिली बैट वाली चीज थी ये उसका बिली बैट की टीवी पर जो एपिसोड्स आते थे उसका सॉन्ग था और वो इसलिए हंस रहा था कि तुम क्या बात कर रहे हो, इससे थोड़ी ना वो स्क्रोल एक्टिवेट होता होगा। तो फिनी जो था वो एकदम सीरियस एक्सप्रेशन में बोलता है कि ये चीज मुझे प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई थी। और फिर हम आइंस्टाइन को देखते हैं वही गाना गाते हो। अब देखो आइंस्टाइन ने कही है तो हो सकती है ये सच बात। हमें दिखाया जाता है जो केविन था वो फिर से मांगा लिख रहा था और उसे हेनरी ने अलाउ कर दिया था क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि स्क्रोल कहाँ पर है। अब वो क्या था कि शीशी और हेनरी की जो स्टोरी थी वो लिख रहा था, मतलब माँ और बेटे की आई की स्टोरी, जो कि उसके दिमाग में काफी देर से चल भी रही थी। अब इसके बाद जब वो लिख कर पेज दे रहा था और हेनरी जब उन पेजों को पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसमें वही सीन्स थे जिसमें उसकी माँ शीशी उसे लोरी सा गाकर सुना रही थी और वो लोरी भी बिल्कुल वही सेम थी और उसे काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि इसे ये सब कुछ कैसे पता है, इसे किसने बताया मेरे बारे में इतना सब कुछ। अब इसके बाद हेनरी भी एकदम काबू से बाहर होने लगता है और फिर वो जाता है केविन को मारने के लिए कि खत्म करो यार इसे। लेकिन तभी जो पीछे बंधी हुई जैकी थी वो कहती है कि चक कल्किन का जो बिली बैट है वो फेक है, असली बिली बैट केविन यामागाटा का ही है। अब ये सुनकर उसकी फिर से जलने लगती है क्योंकि चक कल्किन से पता नहीं से कितना लगाव है उसके बिली बैट से। बट हाँ वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ये देख रहे हो तुम अपने बाप का की चेन, ये चक कल्किन का ही बिली बैट है, इसकी आंखें देखो। और इसी से इसने अभी बात भी करी थी, अब बताओ कौन है रियल बिली बैट। तभी मोमोची हंसने लगता और कहता है यार तुम भी कितने पागल हो, मुझे सही बताओ क्या तुम सही में चक कल्किन के लिए काम कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कभी भी उन्होंने ऐसी मर्चेंडाइज नहीं बनाई है जिसमें वो की चेन बेच रहे हैं बिली बैट की। ये एक्चुअली में मेरी वाइफ ने बनाई थी मेरी बेटी जैकी के खेलने के लिए। बट क्या था कि जैकी जब छोटी थी तो उसे केविन यामागाटा का जो बिली बैट था वो उतना ज्यादा पसंद नहीं था क्योंकि वो उतना क्यूट नहीं था, इसलिए फिर उसने जो उसकी आंखें थी वो चेंज कर दी। अगर यकीन नहीं आता तो उन आंखों को हटा कर देखो और जब वो उन आंखों को हटाता है तो सही में उसके ऊपर स्टिकर चिपका हुआ था। वो एक्चुअली में बिली बैट जो था वो केविन यामागाटा गई और इसीलिए वो उसे बात भी कर पा रहा था। अब इधर हम देखते हैं कि केविन के सामने बिली बैट आ जाता है और वो उसे कहता है क्या तुम्हें जानना नहीं है हु इज रियली बिली बैट? केविन कहता है अभी मेरे को कुछ नहीं जानना है, अभी मेरे को मांगा लिखनी है, मुझे मांगा लिखने दो। और फिर वो एकदम से रोशनी सी चमकती है वहां पर और उसे वो सारे जने दिखते हैं जिसने भी आज तक बिली बैट को देखा था, आइंस्टाइन,
जोफू वगैरह सब के सब, और वो सब बोलते हैं अच्छा तो ये है तुम्हारा रियल गोल बिली बैट। और इतना वो बताता अपना रियल गोल, तभी केविन चिल्लाता है और बिली को हटा देता है और फिर बस अपनी मांगा को पूरा करता है। अब अपनी मांगा पूरी करने के बाद वो सीधा उसे देता है हेनरी को पढ़ने के लिए। अब उसके बाद वो अपनी माँ और अपनी मांगा को पढ़ता है, जिसे पढ़कर वो उसके दिल को छू जाती है, जिसमें उसकी माँ उसे समझा रही थी कि तुम्हें किलर बनने की कोई जरूरत नहीं। अब इधर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं वो सारे गांव वाले जो पूरी रात गड्ढा खोद खोद के थक गए थे और सुबह अब वो आराम कर रहे थे। अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में ऐसा क्यों कर रहे थे। तो क्या था कि जो हेनरी था उसने बड़ी चालाकी से इन सारे गांव वाले के बच्चे और बीवियों को किडनैप कर लिया था और उन्होंने कहीं पे छुपा दिया था। और इन्हें फिर उसने धमकी दी कि अगर तुमने वो स्क्रोल नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों को मार दूंगा, जैसे मैंने मेयर और डेप्यूटी मेयर और एल्डर को मारा है। अब इसी डर से वो बेचारे पूरी रात गड्ढा खोद रहे थे हर जगह और स्क्रोल को ढूंढ रहे थे। अभी जो मेलमैन वहां पर बैठा हुआ था वो कहता है कि मुझे तुम सबसे कुछ कहना, लेकिन वो उसकी सुन ही नहीं रहे थे। तभी वो देखते हैं तो बाहर 2 फॉरेनर्स और आ गए थे और उन्हें देखकर काफी डर जाते हैं कि साला एक फॉरेनर ने इतनी तबाही मचाई तो अब ये क्या करेंगे, शायद ये इसकी साथी तो नहीं। बट एक्चुअली में वो फिनी के साथी थे जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे फिनी के ऑर्डर पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मांगा को पढ़कर जो हेनरी था वो एकदम ही पिघल जाता है और फिर वो कूट कूट के रोने लगता है। एंड फिर वो कहता भी है बिली बैट ग्रैंड माई विश बिली बैट। एंड देन फिर उसके सामने हम देखते हैं कि असली बिली बैट आता है उससे बात करने और उसे देखकर एकदम से वो डर जाता है और पागलों की तरफ भागने लगता है क्लिफ की तरफ। तभी केविन उसके पीछे से आता है उसे रोकने के लिए। एंड तभी यहाँ पर हमें इसका सबसे फेमस पैनल दिखाया जाता है कि उसे केविन के ऊपर भी कई सारे बैट दिख रहे थे और फिर वो डर के मारे पीछे होने लगता है और बस ऐसे ही क्लिफ से नीचे गिर जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि केविन वगैरह सब की सब क्लिफ के नीचे जाते हैं और वो देख रहे थे क्योंकि वो जो था वो सीधे आकर नदी में गिरा था, लेकिन उन्हें वो कहीं पर नहीं मिलता। अब इसके बाद वो वहीं पर ऐसे देख रहे थे और उन्हें वहां पर एक गुफा मिलती है। अब वो उसके अंदर जाते हैं तो केविन को उस गुफा के अंदर एक डोर भी मिलता है, लेकिन और उस डोर पर एक ताला भी लगा हुआ था। अब इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो मेलमैन काफी देर से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो एक्चुअली में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली में उसके पास वो स्क्रोल है। अब वो गांव वाले सब चिल्लाते यार तूने हमें पहले क्यों नहीं दिया, हम इतनी देर से पूरी रात हो गई खोद खोद के, हम इससे अपने बीवी बच्चों को बचा सकते थे। वो कहता है मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जोफू ने मुझे दिया था ये स्क्रोल और मुझ पर ट्रस्ट किया था कि मैं इसे संभाल कर रखूंगा। तभी हम देखते हैं कि बाहर गांव वाले के बीवी और बच्चे आ जाते हैं। सो एक्चुअली में क्या था कि उस केव के अंदर जो डोर था उसी के अंदर ये सब लोगों को किडनैप करके हेनरी ने रख रखा था, जिसे केविन और बाकी सब छुड़ा लेते हैं। अब इसके बाद केविन अंदर आता है, मेलमैन से कहता है कि मैं ही हूँ जोफू का डिसाइपल। फिर वो उसे वो स्क्रोल देता है एंड फिर केविन वो स्क्रोल खोलता है। अब यहीं से स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है और हमें वही फ्रांसिस डी जेवियर दिखाया जाता है जो पहले पार्ट में एक गुफा के अंदर गया था एंड उसे उस केव में कुछ बैट जैसा दिखता है। वो एक्चुअली में एक काला कीर्ति थी जो कि प्रॉपर बैट की नहीं थी। उसके बाद जेवियर उस काला कीर्ति को अपने एक पेज पर बना लेता है एंड देन उसके जो पीसेस थे वो ये समझ जाता है कि ये पीसेस जो हैं वो अलग अलग हो रखे हैं, मुझे इन्हें जोड़कर बनाना है। एंड वो उसे सॉल्व कर देता है और बिली बैट का पूरा साइन बना देता है। सो या ही इज वेरी स्मार्ट, तभी उसने इतनी जल्दी सॉल्व भी कर दिया। अब इसके बाद बिली बैट बाहर आता है और कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सो जेवियर अब तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें बहुत बहुत दूर जाना है, चाइना के भी उस पार एक एडवेंचर है तुम्हारे लिए। वो कहता है काफी सही है बट मैं अभी काफी छोटा हूँ तो मैं अभी तो जा ही नहीं सकता। वो कहता है अभी नहीं जाना है, वैसे भी तुम्हें कम से कम 500 साल बाद जाना है। वो कहता है 500 साल बाद तो मैं तो जिंदा ही नहीं रहूंगा। वो कहता है हाँ बट तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, तुम्हें जो चीज मैं अभी दूंगा उसे तुम्हें एक आदमी तक पहुंचानी है। अब मेरी मानो सच में वो आदमी आगे जाकर इस दुनिया को बचाएगा। एंड बस बिली बैट गायब हो जाता है। अब उस स्क्रोल के केविन जब खोल के देखता है तो उसमें वही पैटर्न बना हुआ था जो जेवियर ने पहली बार उस केव में देखा था और बनाया था। एंड उसके बाद जब वो आगे स्क्रोल में देखता है तो वहां पर एक मैप भी बना हुआ था और नीचे एक मार्क भी हो रखा था कहीं पर उसमें। उसके बाद एक मशीन सा कुछ डायग्राम सा बना हुआ था और उसके बाद एक सर्कल बना हुआ था उसमें। अब वो पूछते हैं ये सर्कल क्यों बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन केविन समझ जाता है ये सर्कल नहीं मून को रिफरेंस कर रहा है। अब यहाँ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो अकेजी था उसने वो मून पर जाने वाली पूरी वीडियो बना दी थी और वो एकदम रियल लग रही थी और सारे के सारे ऑफिसर जो भी वहां पर डायरेक्टर वगैरह थे अमेरिका के वो देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर अकेजी आता और वो कहता है बाकी सब तो सही था इस वीडियो में बट मैंने ना मून के सरफेस पर हमारे कैमरामैन के फुटप्रिंट्स देखे, बस उसे सही करना होगा और इसके लिए हमें फिर से इसे रीशूट करना होगा तभी एकदम रियल लगेगा। अब इधर हमें एक आदिवासी जैसा बंदा दिखाया जाता है जो एक गुफा में जाकर वही काले कीर्ति जो जेवियर को देखी थी बैट के पैटर्न वाली
वो बनाता है। एंड तभी केविन अपने सपने से जागता है और एक्चुअली में वो अपनी मांगा में यही चीज को ड्रॉ कर रहा था। तभी बिली निकल कर आता है और उसे कहता है मैं कहना तो नहीं चाहता बट अब तो मैं यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। अब इधर हम देखते हैं जो जैकी थी, जब वो स्क्रोल में वो मैप देखती है तो उसे वो कोई कंट्री जैसा लग रहा था, और जब वो सर्च करती है तो वो एक्चुअली में स्पेन की कंट्री जैसा मैप था। और फिर वो केविन को बताती है कि जहाँ पर ये मार्क करा गया है वो एक्चुअली में स्पेन में एक शहर है बेस्क्यू, जो कि एक्चुअली में फ्रांसिस डी जेवियर का होम टाउन भी है। यानी कि अब आगे के सारे राज वहीं छुपे हुए हैं। एंड फिर केविन वहां से निकलने लगता है एंड मोमोजी के पास जाता है उससे मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहां गांव में एक बंदा आ गया था जो सबसे स्क्रोल के बारे में पूछ रहा था कि तुमने कहीं स्क्रोल देखा। तभी वो मेलमैन से मिलता है और उसे पूछता है कि स्क्रोल देखा, तो वो बताता है कि वो तो केविन के पास है। और फिर वो केविन के पास आकर कहता है कि वो स्क्रोल है तुम्हारे पास तो मुझे दे दो। एंड तभी जब केविन उस आदमी को देखता है तो उसकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि वो वही ठेली वाला बंदा था जो फर्स्ट पार्ट में उसे मिला था 1949 में, जिसने उसकी मदद करी थी उसके दोस्त को रेल की पटरी पे डलवाने में। वो कहता है दे दो वरना। अब हम देखते हैं पीछे से फिनी के आदमियों ने केविन पर नजर लगी थी। तभी एकदम से उस ठेली वाले बंदे पर गोली चलती है और उसका भेजा उड़ जाता है। एंड देन उसी के बाद केविन पर भी गोली चलती है और वो दोनों के दोनों वहां टले हुए थे और जो जैकी थी वो चिल्ला रही थी। और फिर यहाँ से एक बड़ा सा टाइम स्किप होता है और हमें दिखाया जाता है 1981 अमेरिका में ही, जहाँ एक बच्चा घूम रहा था और तभी वो रोड के बीच आ जाता है। तभी सामने से एक ट्रक आने वाला होता है जो उसे ठोक देता, लेकिन तभी एक बंदा आकर उसे बचा लेता है और वो बंदा और कोई नहीं केविन गुडमैन था, द सक्सेसर ऑफ केविन यामागाटा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यही खत्म होता है। तो देखा क्या सर्कल घुमाना है इस पार्ट में। केविन गुडमैन से ये वाला पार्ट शुरू हुआ था जब वो छोटा था और अब ये खत्म भी केविन गुडमैन से हुआ है जब वो बड़ा हो गया। और इसके बाद अब केविन गुडमैन से ही हमें कहानी आगे दिखाई जाएगी और अभी बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। फिक्र मत करो, इसका अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा और वो काफी बड़ा भी होगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, तो कर दो। बाकी बिली बैट तो मैं खत्म कर दूंगा। अगली मांगा बताओ कि अगली कौन सी कवर करनी है, और हाँ ऐसी और मांगास देखनी है तो इन दोनों पर क्लिक करो जल्दी। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।